Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Muhammad Sadiq and this is our segment of PYQ analysis of NEET physics in the context of current exam pattern and NCERT textbook. इसमें हम 2019 एंड 20 के नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर वाइज हम उसको डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे आज का टॉपिक हमारा रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स बिगिन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 2019 से है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing and so एक सिचुएशन में सारे ही बल्ब्स जो है वो ग्लो कर रहे हैं एंड दूसरे सिचुएशन में क्या है, इन द सिचुएशन व्हेन 2 from section A and 1 from section B are glowing will be। तो दो यहाँ पे सिनेरियोज दिए हुए हैं। उन दोनों सिनेरियोज में पावर कंजम्पशन का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला सिनेरियो ये है जिसमें सारे बल्ब्स ऑन है और दूसरे सिनेरियो में सेक्शन ए से, ये है हमारा सेक्शन, इसमें से 2 बल्ब्स और सेक्शन बी से कोई एक बल्ब ऑन है। बाकी सारे जो बल्ब्स हैं वो हमने सर्किट से बाहर कर दिए हैं। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट पावर कंजम्पशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है और जो भी हमें सर्किट दिया हुआ है उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर का कई सारा फॉर्मूला होता है, वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर्किट में। सो वी विल यूज़ फॉर्मूला, पावर के लिए क्या यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले सिनेरियो में जब सारे ही बल्ब्स ऑन है तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि सारे ही बल्ब्स जो है वो दिया हुआ है उसमें 6 सिमिलर बल्ब्स। ओके, ये दिया हुआ 6 सिमिलर बल्ब्स, तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा एंड देन रेजिस्टेंस अगर सबका सेम है तो इसमें हम कनेक्शंस देख लें कैसे हैं। सबका रेजिस्टेंस आर 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 ये हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें ये तीनों बल्ब्स जो है ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में अगर आर और आर एंड आर पैरेलल में लगा हुआ है सो उसको हम उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 आर या फिर R/3 आएगा। इसी तरह से राइट साइड में ये जो बल्ब्स हैं इन सब का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा R/3। ओके, एंड देन R/3 और R/3 आपस में क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले केस में, पहले सिनेरियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा R/3 प्लस R/3 दैट इज 2R/3। Okay, so now we can calculate the power consumption which is E square, the constant voltage, divided by 2R/3। ये हो गया। So पहले सिनेरियो में ये हमारा पावर कंजम्पशन है। अब दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि पावर कंजम्पशन क्या होगा। इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो दूसरे सिनेरियो में सेक्शन ए से 2 बल्ब्स और सेक्शन बी से एक ही बल्ब हमें लेना है। तो सेक्शन ए से ये 2 बल्ब्स ले सकते हैं और सेक्शन बी से एक बल्ब हुआ। तो इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट हम बना लेते हैं। यहाँ पर दूसरे सिनेरियो में 2 रजिस्टर्स इस तरह से आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे एंड इन सब के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ एक सीरीज़ में रजिस्टर कनेक्टेड है एंड यहाँ पर एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इस तरह से। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, इनका इक्विवेलेंट आएगा R/2 और फिर उसके साथ R सीरीज़ में है तो R/2 प्लस R विल बी इक्वल टू 3R/2। ये सेकेंड सिनेरियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सेकेंड सिनेरियो में फिर जो पावर कंजम्पशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं, P2 will be equal to EMF again same है, E square upon the total resistance now is 3R/2। ओके, सो यहाँ से अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करें P1/P2, सो P1/P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E स्क्वायर अपॉन R, ये कैंसिल हो जाएगा। सो P1 में है ये 3/2 एंड अपॉन 2/3 करेंगे तो ये इस तरह से उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 9/4। सो ये है पावर कंजम्पशन दोनों सिनेरियो में उसका रेशियो। सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ 9/4। ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा।
अब इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें सो ये एक टिपिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एज सच एनसीईआरटी में एक ये प्रॉब्लम है कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन या पावर पर या हीट जनरेशन पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो उसको आपको दूसरे जो भी सोर्सेज होंगे उससे आप वहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन है मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो उसकी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यही हमें ध्यान रखना होता है कि कब हम I²R यूज़ करें, कब VI यूज़ करें और कब V²/R यूज़ करें। सो अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई और रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट दिया हुआ है, देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, तो हम V²/R वहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें आपको दूसरे सोर्सेज ही रिफ़र करने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी 2019 से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्टर डिवाइस। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर हो सकता है ग्रामेटिकली कुछ इधर उधर हो। सो हमें यहाँ पर ये 4 दिए हुए हैं एलिमेंट्स, 4 डिवाइसेस कह सकते हैं। सो इसमें से कौन सर्किट प्रोटेक्टर की तरह से काम करता है। ओके, सो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। कंडक्टर जो है, कंडक्टर में एज सच किसी तरह का कोई उसमें रेगुलेट करने का या प्रोटेक्ट करने का कोई फीचर नहीं होता। कंडक्टर सिंपल क्या है, करंट पास कर देता है। ये 3 चीज़ें जो है इंडक्टर, स्विच एंड फ्यूज़, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्विच की बात करते हैं। स्विच क्या है, एक सर्किट ब्रेकर ही है। सर्किट को हम जब चाहे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो उसको हम खुद से कंट्रोल करते हैं कि सर्किट ऑन कब होगा या ऑफ कब होगा। तो स्विच जो है वो एक सर्किट प्रोटेक्टर की तरह से काम कर सकता है अगर हम उसको ऑटोमेटिक किसी तरह से कर दें, लेकिन उसका मेन पर्पस जो होता है वो प्रोटेक्शन नहीं होता है, बल्कि सर्किट को ऑन या ऑफ करना, सर्किट को कंट्रोल करना, कब वो बिहेव करे, कब कौन सा एलिमेंट सर्किट में हो, कोई सा एलिमेंट बाहर हो जाए। इस चीज़ के लिए, इस पर्पस के लिए हम स्विच को यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन एज वो हम स्विच की हेल्प से ले सकते हैं, लेकिन वो उसका मेन पर्पस नहीं होता है ना। फ्यूज़ की बात करें हम, तो फ्यूज़ वायर स्पेशली सर्किट प्रोटेक्टर की तरह से ही डिज़ाइन किया जाता है। एक स्पेशल वायर हम फ्यूज़ वायर के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसमें टेम्परेचर एक जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, वायर मेल्ट कर जाता है एंड वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है। सो अननेसेसरी अगर करंट जो है वो ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हीट डेवलप हो रही है और वो जो सर्किट के अप्लायंसेस हैं उसको डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पर हमारा ये फ्यूज़ वायर जो है ये सर्किट प्रोटेक्टर की तरह से काम करता है। ओके, फिर उसके बाद ये बात इंडक्टर की भी देख लेते हैं। यहाँ पर इंडक्टर जो है वो करंट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अचानक से अगर कहीं पे करंट इंक्रीज कर रही है तो वहाँ पर इंडक्टर का काम आता है उस करंट को ग्रो करने से रोकने के लिए। अचानक से कहीं करंट ग्रो कर रही है या अचानक से कहीं करंट डिक्रीज कर रही है, डिके हो रहा है करंट का, तो वहाँ पर इंडक्टर हमें हेल्प करता है उस करंट को रेगुलेट करने के लिए। सो ये करंट रेगुलेटर है, ना कि सर्किट प्रोटेक्टर है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्यूज वायर एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्टर। अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। ये दिया हुआ है, in the circuits shown below the readings of voltmeter and emitters will be। सो वोल्ट मीटर और एमीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में वोल्ट मीटर और एमीटर यूज़ नहीं किया है। हालांकि ये चीज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर एंड एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खैर, सो हम ये देखते हैं, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब भी जिस भी एलिमेंट या डिवाइस के अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है उसके साथ हम वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एंड एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम जिस भी रजिस्टर या एलिमेंट के थ्रू करंट कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, उसके साथ हम उसको सीरीज़ में ऐड करते हैं। दूसरी एक और बात कि वोल्ट मीटर जो होता है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड होता है उससे बहुत कम करंट पास होती है। और आइडियल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो आइडियल कंडीशन में हम उससे ज़ीरो, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट होगी, उसको हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो।
तो जैसे यहाँ पर ये 10 ओम है, उसके साथ ये वोल्टमीटर कनेक्टेड है, तो जो भी करंट होगी ये मेन करंट ये सब 10 ओम से ही पास हो जाएगी, इससे एज सच कोई करंट पास नहीं होगी। एंड इसी तरह से एमीटर जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, एंड आइडियल कंडीशन में वो 0 लिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर जैसे ये इससे कितनी करंट पास हो रही है, ये एमीटर हमें इससे हमें मेजर करना है ना। अगर हम सर्किट में एमीटर कनेक्ट करेंगे और अगर ये सर्किट का रेजिस्टेंस इफेक्टिवली चेंज कर दे तो फिर इससे करंट जो पास होगी, जो बैटरी से निकल के आएगी, वो चेंज हो जाएगी। दैट इज़ वाई एमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में हम उसको 0 ले लेते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करें, हम देखें यहाँ पर क्या है कि ये हमारा सोर्स है और ये है जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। वो वोल्ट मीटर जो है उससे कोई करंट उससे कोई करंट नहीं पास हो रही है, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो इस पर कोई वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा। तो हमारा सारा वोल्टेज जो है कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये 10 ओम रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है। तो जो यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी ये आएगी 10 वोल्ट। फर्दर अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है, सप्लाई 10 वोल्ट है, तो जो करंट है सर्किट में वो 1 एम्पियर होगी। तो ये जो हमारा एमीटर है ये 1 एम्पियर रीड करेगा। ओके, अब दूसरे सर्किट में देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर के साथ ये 10 ओम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट किया गया है। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि इससे वोल्ट मीटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं पास होनी है, तो इसलिए ये 10 ओम जो रेजिस्टेंस है इस पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ओके, सो अगेन हमारा जो 10 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज है वो सब का सब इस 10 ओम पर ड्रॉप होगा। यहाँ पर जो करंट है वो पहले जैसे ही होगी, बिकॉज ये जो वोल्ट मीटर के साथ रजिस्टर लगा हुआ ना, ये ऑलरेडी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट हम ले सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस है। तो इस 10 ओम को कनेक्ट करने से सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो यहाँ पर करंट जो है वो उतनी होगी जितनी पहले थी, दैट मीन्स ये 1 एम्पियर करंट होगी। एंड जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग, चूँकि इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना है, इसलिए वोल्ट मीटर क्या है, इस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी को मेजर करेगा। सो यहाँ पर अभी भी ये क्या है, 10 वोल्ट मेजर करेगा। सो दोनों ही केसेस में वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स क्या आएंगी, सेम आएंगी। सो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो ये था क्वेश्चन। एंड ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कब मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसमें मिलेंगे। सो जब हम वहाँ पे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ट्राई करना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2020 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स ओनली, या इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बोथ। तो अब इसमें हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पार्ट समझ लेते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पर अपीयर होता है। तो किसी भी मटीरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है, पर्टिकुलरली जो मेटल्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रो नॉट टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है और रो जो है वो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, एंड अल्फ़ा यहाँ पर जो है यही कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ओके, सो अब मेटल्स के केस में हमें मालूम है कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के घटने या बढ़ने का रीज़न क्या होता है, सो इसी में एनसीईआरटी में ही ये चीज़ है, ये एक्सप्रेशन है, ये इससे हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है रेजिस्टिविटी पर उसको हम समझते हैं, इसको डिराइव किया जा सकता है इस एक्सप्रेशन को। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ, ये दिया हुआ है, जहाँ पर m जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, n इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। तो m और e तो यहाँ पर टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है उसका, n और टाउ जो है ये
टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो उसकी वजह से नंबर डेंसिटी बढ़ती है, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो उनके बीच में कोलिजन भी जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन जो है वो घटेगा। तो एक तो चीज़ ये होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो नंबर डेंसिटी है वो बढ़ेगी एंड टाउ जो है वो घटेगा। नाउ कंडक्टर्स के केस में नंबर डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर एज सच उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका जो भी इफेक्ट आता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो इस रिलैक्सेशन टाइम पर आता है। सो रिलैक्सेशन टाइम अगर हमारा घट रहा है तो फिर रेजिस्टिविटी क्या है, बढ़नी है। ओके, दैट इज वाई मेटल्स या कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है। नाउ सेमीकंडक्टर्स के केस में नंबर डेंसिटी बहुत कम है, कंडक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर डेंसिटी में जो इंक्रीज होता है ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इन कंपैरिजन टू द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम इफेक्टिवली डिक्रीज नहीं करता। सो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर डेंसिटी बढ़ेगी एंड नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टिविटी घटेगी। ओके, एंड यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं सर्टेन इंसुलेटर्स के केस में कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर डेंसिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट फ्री एंड देन उसकी वजह से फिर क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होनी है। सो जो सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है वही एक्सटेंड किया जा सकता है टू सर्टेन इंसुलेटर्स आल्सो। एंड यू कैन सी एनसीईआरटी में ये लिखा भी है कि आप ये जो हम जो टॉपिक है, द टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी 3.8 टॉपिक जो है, इसमें यहाँ पर एक ये लाइन आप देख सकते हैं कि फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स हाउएवर n increases with temperature, this increase more than compensates any decrease in tau in इक्वेशन 3.23 इसी की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की बात करें। सो दैट फॉर सच मटीरियल्स रो या रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। सो फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बोथ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। सो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज कर रही है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए। Okay, so for metals या conductors alpha positive and for insulators and semiconductors alpha will be taken as negative। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो insulators and semiconductors ये हमारा सही आंसर होगा। Okay, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ इन सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। नो, जो सेमीकंडक्टर के लिए कॉन्सेप्ट है उसी को हम सर्टेन इंसुलेटर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड फर्दर इसमें एक टेबल भी दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं उनकी अल्फा वैल्यू जो है वो नेगेटिव है यहाँ पर, एंड इंसुलेटर्स की यहाँ पर एज सच वैल्यू तो नहीं दे रखा है, आप दूसरे सोर्सेज से देख लीजिएगा। सर्टेन इंसुलेटर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव यूज़ की जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगेन ये भी टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के रिलेशन पर बेस्ड है। इसमें क्या कह रहे हैं, which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature T for copper। अब इसमें भी थोड़ा सा हमें इसका कॉन्सेप्ट पार्ट समझना है यहाँ पर कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस जो है, रेजिस्टिविटी का जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर पर, उसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा T माइनस T नॉट को डेल्टा T लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, एंड अगर ये लीनियर रिलेशन है तो फिर इनके बीच में ग्राफ जो आना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। बट ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक कोई एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सप्रेशन है, एंड ये एक्सप्रेशन जो है वो लिमिटेड टेम्परेचर स्कोप में ही, लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में ही काम करता है। इसका स्कोप जो है बहुत लिमिटेड होता है। सर्टेन टेम्परेचर रेंज में, रूम टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसके 100 डिग्री आप ऊपर नीचे, उसी रेंज में ही ये रिलेशन काम करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया या बहुत ज़्यादा लो हो गया तो फिर ये रिलेशन वहाँ पर सही नहीं होता है, या ये रिलेशन हमें सही रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अब वो एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल टेम्परेचर रेंजेस, वो यहाँ पे तो नहीं हम डिस्कस कर सकते हैं, बट जो बिहेवियर होता है वो हम अलग अलग मटेरियल्स के लिए डिस्कस कर सकते हैं। जैसे
ये जो NCERT हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें 3 मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी ओवर द लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे चेंज होती है वो दिया हुआ है। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्राफ है NCERT में जो दिया हुआ है, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। तो इसमें देखते हैं ये पहला वाला जो है ये दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। यस, ये दिया हुआ है कॉपर के लिए कि कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। सो यू कैन सी ये 0 केल्विन से 150 केल्विन रेंज में दिया हुआ है। एंड ये ग्राफ जो है वो अगर हम पूरा 0 से 150 के बीच में देखें तो नॉन लीनियर है, लेकिन अगर हम इसको एक पर्टिकुलर रेंज में देखें तो ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ओके, सो चूँकि ये दिया हुआ है इसलिए ये हम कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम ये दिया हुआ है। सो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पे टेम्परेचर रेंज देखें कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेके 800 केल्विन तक है। तो ये भी एक क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है और ये ओवर द लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। यू कैन सी जो वेरिएशन आ रहा है रेजिस्टिविटी में ये बहुत स्मॉल है एंड वेरिएशन जो है वो ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पर ये लीनियर ही है। तो ये भी एक आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है, इस पॉइंट को आप प्रिपेयर रखिए। दूसरा ये जो तीसरा ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है। ऑफ कोर्स यू कैन सी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या है घट रही है अल्फा नेगेटिव होने की वजह से। तो ये है, ये तीनों ग्राफ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी पर बेस्ड ही हमारा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। तो ये एक तरह से ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपकी जो मेमोरी पावर है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो यू कैन सी कॉपर के लिए जो ग्राफ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इन तीनों ग्राफ्स को बहुत अच्छे से अपने नोट्स में इसको जगह दीजिए एंड इसको इस तरह से करिए कि आपके रिवीजन में ये बार बार आता रहे। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स उस पर दिया हुआ है। एंड सो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर देखा गया है एक क्वेश्चन आ जाता है इससे एंड काफ़ी इजी है। अगर कलर कोडिंग आपको आती है तो और जो कलर सीक्वेंस है अगर वो लिख सकते हैं आप, तो इसको करने में आपको 10 से 15 सेकंड मुश्किल से लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें क्या है कि एक रजिस्टर है, रजिस्टर पे कलर्स डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं और इसकी जो रीडिंग होती है रजिस्टर की वो हम कैलकुलेट करते हैं और जो स्ट्रिप्स होती है उसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं। तो इसमें जो पहली 2 स्ट्रिप्स होती हैं वो नंबर्स होती हैं और तीसरी स्ट्रिप जो होती है वो मल्टीप्लायर होती है, चौथी स्ट्रिप जो होती है वो होती है उसका टॉलरेंस, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है। सो इसको हम कैसे डिकोड करते हैं उसके लिए ये कलर कोडिंग हमें दी हुई है। एंड ये कलर कोडिंग से पहले ये जो फ्रेज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर्स भी हमने उसी तरह से बनाए हैं कि बीबी रॉय में जो पहला बी है दैट स्टैंड्स फॉर ब्लैक एंड देन ब्राउन देन रेड ऑरेंज एंड येलो एंड देन उसके बाद ग्रेट में जी जो ग्रीन है, ब्रिटेन में भी ब्लू है, हैड अ वेरी वेरी वायलेट वी जो वायलेट है एंड गुड ग्रे एंड देन डब्लू ये वाइट के लिए है। तो इस तरह से ये 9 और 10 आई थिंक कलर्स हैं एंड इसकी कोडिंग हम कैसे करते हैं। सो ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इधर हो गया एंड कोडिंग हम कैसे करते हैं कि ब्लैक से स्टार्ट करते हैं और नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं 0 से 9 तक। यू कैन सी ओके, सो ब्लैक का 0 हो जाएगा, ब्राउन का 1 हो जाएगा, रेड का एंड ऑरेंज येलोस एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर्स हम उसको असाइन करेंगे। एंड ये जो नंबर्स होते हैं वही यहाँ पर मल्टीप्लायर भी होता है। यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर ये 0 है और उसके बाद 10 रेज़ टू द पावर 1 2, सो जो नंबर है वही यहाँ पर मल्टीप्लायर में 10 की पावर की तरह से यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको देखें। सो इधर से हम लेफ़्ट से ये रीड करेंगे स्ट्रिप। पहली स्ट्रिप हमारी येलो है तो येलो के लिए अब पहली 2 स्ट्रिप्स जो होंगे उसमें हम नंबर्स रीड करेंगे। सो येलो के लिए नंबर जो है वो क्या है 4 है, सो 4 हो गया एंड देन वॉयलेट है। सो वॉयलेट के लिए नंबर हम देख सकते हैं ये क्या है 7 है। आप इसको फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। तो अगर आप वेरी देखिए तो वो 8th प्लेस पर आएगा और अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 8th प्लेस का नंबर हो जाएगा 7।
ओके तो वॉयलेट का कलर हो गया यहाँ पर 7, सो उसको हम दूसरा डिजिट लिखेंगे 7 एंड देन मल्टीप्लायर, सो इनटू करके लिखेंगे। मल्टीप्लायर का नंबर है ब्राउन, ब्राउन का जो मल्टीप्लायर है वो 10 raised to the power 1 है, सो इनटू 10 raised to the power 1 दैट मीन्स जस्ट 10। एंड जो गोल्ड है वो टॉलरेंस है, मतलब वेरिएशन कितना पॉसिबल है, सो यहाँ पर गोल्ड के लिए हम देख सकते हैं 5% टॉलरेंस है, तो इसको हम लिखेंगे ±5%। ओके सो नाउ 47 into 10 is 470 ±5% ओम, ये इस कलर कोडेड रजिस्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओके सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 470 सॉरी किलो ओम नहीं है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है 470 ओम। ओके सो 470 ओम ±5% ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है फॉर द गिवन कलर कोडेड रजिस्टर। सो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको इजीली कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये आसान सा क्वेश्चन छोड़ दें जो बाकी लोग कर सकते हैं, तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी पे को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10 raised to the power -10 meter per second in an electric field of 3 into 10 raised to the power -10 voltmeter has a mobility in, तो ये यूनिट दी हुई है मोबिलिटी की। सो यहाँ पर हमें मोबिलिटी कैलकुलेट करना है ना। मोबिलिटी ये एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। मोबिलिटी क्या चीज़ होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है, अक्सर ये छूट जाता है रिवीजन के टाइम पर भी, या फिर जब हम उसको अपना जो स्टडी करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी यूनिट पूछ चुका है, डायमेंशनल फार्मूला पूछ चुका है, एंड जैसे ये क्वेश्चन है सो यहाँ पे वैल्यू भी पूछ रहा है। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये डेफिनेशन के लिहाज से ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दे रखा है 7.5 into 10 raised to the power -4 meter per second, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 3 into 10 raised to the power -10 वोल्ट पर मीटर। सो इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2.5 into 10 raised to the power +6, एंड इसकी यूनिट जो आती है, यूनिट भी आप उस पर ध्यान से करिए, क्योंकि यूनिट भी पिछले साल भी और इस 2019 and 20 दोनों ही साल यूनिट भी पूछा है डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। सो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर ये वोल्ट पर मीटर है। ओके सो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो 2.5 into 10 raised to the power +6, ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो इसमें ये जो सेक्शन दिया हुआ है 3.1.1 मोबिलिटी, वो आप इसको ज़रूर देखिए। एक तो ये फार्मूला होता है, उसके अलावा अगर यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखें तो ये भी फार्मूला आता है उसका मोबिलिटी का। एंड यहाँ पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि दो चीज़ें हो गई, एक तो हुआ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे। यस दिस वन, सो यू कैन सी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/ne² टाउ, तो इसका रेसिप्रोकल ne² टाउ जो होगा यस ne² टाउ जो है अपॉन m, ये हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा। नाउ कंडक्टिविटी जो है वो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट जो मोबिलिटी है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मोबिलिटी में नंबर डेंसिटी अपीयर नहीं हो रही है। सो ये मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है और कंडक्टिविटी जो है वो भी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर डेंसिटी। सो इट कैन बी अ गुड थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में से कौन नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर उस पे रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ओके सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रेजिस्टेंस वायर, ये मीटर ब्रिज से क्वेश्चन दिया हुआ है। अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. So ये मीटर ब्रिज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड
इसमें थोड़ा सा मीटर ब्रिज समझ लेते हैं। ये मीटर ब्रिज का लेफ्ट गैप होता है जिसमें अननोन रेजिस्टेंस होता है, और राइट गैप होता है जिसमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है। एंड देन यहाँ पर ये मीटर ब्रिज का वायर होता है, और ये गैल्वेनोमीटर से ये स्लाइडर ये जो कि कनेक्टेड होती है, जिसको हम इस मीटर ब्रिज वायर पर स्लाइड करा के नल पॉइंट ढूंढते हैं। एंड एक बार जब नल पॉइंट मिल जाता है तो इस तरफ की जो लेंथ होती है उसकी हम रीडिंग ले लेते हैं। जनरली ये L होता है और दूसरी तरफ 100 - L हम लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको L1 और दूसरी तरफ L2 लिखें तो, और ये रेजिस्टेंस हमारा अननोन है, ये नोन रेजिस्टेंस है, तो ये चूँकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, तो इसमें जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि R/S इज़ इक्वल टू L1/L2, ये कंडीशन होती है। सो यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अननोन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से S इंटू L1/L2 ये हो जाएगा। सो अब देखें हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक रेजिस्टेंस वायर है, अब थोड़ा सा यहाँ हमें इसकी लैंग्वेज ध्यान से देखनी होगी। रेजिस्टेंस वायर है तो यहाँ पर इसकी जगह हम रेजिस्टेंस वायर यूज़ कर रहे हैं, और एक ये जो मीटर ब्रिज वायर है उसको भी चूँकि क्वेश्चंस में वायर ही लिखा हुआ होता है, तो रेजिस्टेंस वायर और मीटर ब्रिज वायर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इसको हमें ध्यान से देखना होगा। सो अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस इज 10 ओम। तो रेजिस्टेंस वायर हमारा अननोन रेजिस्टेंस है और 10 ओम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो मीटर ब्रिज वायर है वो 3:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये रेशियो हमें दे रखा है 3:2। सो ये कितना आ गया 15 ओम। ठीक, तो लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 15 ओम है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, अगेन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है मीटर ब्रिज वायर से, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, ओके। सो यहाँ पर अब यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं इसको। 15 ओम का जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, ये 1.5 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर। सो 1 ओम वायर की लेंथ कितनी होगी, दैट वुड बी 1.5/15 मीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर, ये हो जाएगा। सो 0.1 मीटर। अब उसी को ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 1 × 10⁻⁻1 इस तरह से करके लिखा हुआ है। तो 1 ओम वायर जो होगा उसकी लेंथ होगी 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर या 10⁻⁻1 मीटर, कई तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब इससे हम एनसीईआरटी की बात करें तो इससे बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में आई वुड रिकमेंड यू कि ये दो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस मीटर ब्रिज से है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन एक तो एनसीईआरटी के हैं तो एक अपना उसकी इम्पोर्टेंस है, दूसरा ये इसमें काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके जो वेरिएशंस हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट नीट PYQ, नीट फिजिक्स PYQ 2019 एंड 20 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उससे, एंड अब आगे हम इसमें फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर्स हैं उससे हम जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।